Hello students, welcome to the solutions of Pratigya Test Series FLT Full Length Test पेपर नंबर 1। आप पेपर दे चुके हैं और बहुत अच्छा भी गया होगा, आई होप सो, बिकॉज जब हमारे टेस्ट सीरीज में इनिशियल आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो FLT तो आपका अच्छा जाना बनता है। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स में से हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, कुछ चैप्टर्स में से कम पूछे गए हैं, बट ओवरऑल सारी जब आप FLTs देंगे तो आपके सारे चैप्टर्स का नॉलेज बैलेंस्ड मिल जाएगा। आई बात समझ में? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। पेपर सॉल्यूशंस बॉटनी, कंप्लीट सिलेबस एज यू ऑल नो। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, Which one of the following are correct statement for the given diagram? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए चित्र के लिए सही है? फर्स्ट, पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पहचाना क्या आपने? हाँ, पहचान में तो आया मैं। हमें ये दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल NCERT का डायग्राम है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें सही है? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत ग्रह। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, मतलब ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो अपने आप का रेप्लिकेशन कर सकता है। हाँ, सेल के अंदर रह के ही। क्यों कर सकता है? बिकॉज इनके पास अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल है और खुद के राइबोसोम्स हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। तो इन दोनों रीजन के कारण से हमारा ये भी सही बैठा। हाँ, पावर हाउस क्यों सही था ये तो आप जानते हो, बिकॉज ATP प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, ATP यहाँ बनती है। सी देख ले, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एकल झिल्ली से घिरा हुआ। एक ही झिल्ली या एक ही मेम्ब्रेन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये गलत हो गया। फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं। क्यों? ऐसे भी तो यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, बट उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। केवल पादप और जंतुओं में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतः झिल्लिका तंत्र का एक भाग है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है। क्यों? हमने कौन सा पढ़ा था? नहीं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने पढ़ा था ER, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, और ये भी पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट, दे डू नॉट हैव कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, इसीलिए इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं इंक्लूड करते हैं। तो ये भी गलत हो गया ना। तो सही क्या हो गया इसके लिए? सिर्फ A और B। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन है, लैक ओपेरॉन इज अ रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन का मतलब क्या है? कि ऐसा ओपेरॉन जो हमेशा स्टार्ट रहता है, वर्किंग रहता है, और उसको आपको चुप बैठाना पड़ता है, बंद कराना पड़ता है। लिखा है ना यहाँ पर, लैक ओपेरॉन एक दमनकारी ओपेरॉन है। ये सही स्टेटमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत है। NCERT बताती है लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन, मतलब ये हमेशा तो बंद रहेगा और जब इंड्यूसर लैक्टोस अवेलेबल होती है तब ही ये ओपेरॉन काम करता है। आई बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। रीजन देख ले, द प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्टिविटी स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ द सेड जीन। जीन क्रियाशीलता का उत्पाद कथित जीन की क्रियाशीलता को अवरुद्ध करता है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स या वर्किंग जीन्स जो हैं उनकी एक्टिविटी के प्रोडक्ट के कारण से ये ओपेरॉन बंद होता है। ऐसा है क्या? अरे भैया, स्ट्रक्चरल जीन्स को तो स्टार्ट करवाना पड़ता है आपको। इसमें होते हैं कंस्टिट्यूटिव जीन्स। कंस्टिट्यूटिव जीन्स मतलब जो आई जीन हमेशा काम कर रहे हैं। कंस्टिट्यूटिव, वर्किंग जीन्स, तो ये कंस्टिट्यूटिव या वर्किंग जीन्स का काम एक ही है, बस रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। तो इनका जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ब्लॉक करता है, ये ब्लॉक करता है किसको? ऑपरेटर को। और अगर ऑपरेटर ब्लॉक हो गया
तो आरएनए पॉलीमरेज cannot slide and reach स्ट्रक्चरल जीन्स। तो मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स तक सिग्नल नहीं पहुंचा तो सिस्टम क्या हुआ, बंद रहा। नॉर्मली ये होता है, आई जीन का जो प्रोडक्ट है उसके कारण से ये सारी चीजें बंद रहती है। पर जब लैक्टोज अवेलेबल हो जाता है तो लैक्टोज के कारण से रिप्रेसर को पकड़ लिया जाता है और क्या बनता है, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। अब वो जो कॉम्प्लेक्स बना है, दैट कॉम्प्लेक्स इज अनेबल टू ब्लॉक दी ऑपरेटर, और अगर ऑपरेटर ब्लॉक नहीं होता तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से निकलता हुआ, स्लाइड करता हुआ प्रमोटर के बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर से स्ट्रक्चरल तक पहुंच गया और वहां के ZYA जीन्स को सिग्नल दिया और उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव mRNAs एंड एंजाइम सिंथेसाइज करा। सो दैट मीन्स ये जो लैकोपेरॉन है ये हमेशा बंद रहता है और इंड्यूस करना पड़ता है। पर ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रही है हमें, दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स है। ठीक है, आगे चले। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया स्मॉल एनिमल्स टेंड टू। देखो पहला उसने बता दिया है कि हीट लॉस और हीट गेन सरफेस एरिया पर निर्भर करते हैं, कितनी हीट अंदर आई, कितनी हीट रिलीज करी। अब ये बोल रहा है कि छोटे जानवर या स्मॉल एनिमल्स टेंड टू लूज बॉडी हीट स्लोली, बहुत धीरे धीरे लूज करते हैं जब बाहर ठंड है। जब बाहर ठंड है तो उनके शरीर की ऊष्मा धीरे धीरे कम होती है। नहीं यार, ऐसा तो हमें सही नहीं लग रहा। लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, मतलब जब बाहर ठंडी है तो अपनी हीट बहुत तेजी से रिलीज कर देते हैं। ये सही है क्या? हाँ जी, देखे हमने एक रूल पढ़ा है जिसका नाम एनसीईआरटी नहीं देती है पर स्टेटमेंट देती है, बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन्स रूल क्या बोलता है? स्मॉलर साइज्ड एनिमल्स are rarely found in colder areas। ठीक है, क्यों ऐसा? बिकॉज जो छोटे साइज के एनिमल्स हैं उनका बॉडी का वॉल्यूम कम है और सरफेस एरिया ज्यादा है, और जैसा कि बता दिया है हीट लॉस एंड हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, तो हीट लॉस कैसा होगा? ज्यादा। तो बेचारे सरवाइव नहीं कर पाते ठंडी जगहों पर। तो बी ऑप्शन हमें सही दिख रहा है। सी भी देख ले, गेन बॉडी हीट व्हेन इट इज कोल्ड, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना, बाहर ठंड है तो हीट कैसे गेन कर सकते हैं? नन ऑफ दीज। तो हमें ऑप्शन दिख रहा है लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट, बड़ी तेजी से अपने शरीर की ऊष्मा को लॉस करते हैं। आई बात समझ में? तो ये रूल भी मैंने आपको बता दिया है, बर्गमैन्स रूल नाम याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी ने ये स्टेटमेंट दे रखा है। नेक्स्ट, टॉलनेस टी इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस while red flower कैपिटल R is dominant over white। ठीक है, आपको बता दिया है टॉलनेस डोमिनेंट है, रेड कलर डोमिनेंट है, ड्वार्फनेस और व्हाइट कलर रेसेसिव है। अ प्लांट विद जीनोटाइप, ये हेट्रोजाइगस बोल रहा है, इज क्रॉस्ड विथ प्लांट ऑफ जीनोटाइप होमोजाइगस रेसेसिव। मतलब ये आपको क्या दिख रहा है? टेस्ट क्रॉस है। लॉजिक लगा लें जल्दी से, जेनेटिक्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर जितनी ज्यादा आपने की होगी उतना बेटर आप जल्दी से आंसर निकालेंगे। सो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड को हम क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रेसेसिव से। यहाँ पर वही तो बोल रहा है, ये F1 प्रोजेनी हुई। अब ये जो F1 प्रोजेनी है इसको आपने क्रॉस करा लिया किससे? होमोजाइगस रेसेसिव से। तो पूछा गया है कितने प्लांट्स टॉल होंगे विथ रेड फ्लावर्स होंगे। तो अब देख लो, जब आप इसके गैमीट्स निकालेंगे बेटा तो इसके गैमीट्स आएंगे, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक, 4 गैमीट्स निकलेंगे इसके, है ना। पर अगर आप इस पेरेंट की बात करते हैं होमोजाइगस
रेसेसिव, तो इससे जो गैमीट निकलेंगे वो होंगे सिर्फ एक ही प्रकार के। ठीक, जब आप क्रॉस कराते हैं तो आपको प्रोजेनीज जो मिलेंगी, प्रोजेनीज वो कैसी मिलेंगी, सुनना। देखो इसको क्रॉस कराया, एक ये, एक कैपिटल टी स्मॉल आर, एक हो गया स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये होगा टॉल रेड, टॉल व्हाइट, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ व्हाइट। आपसे पूछा है कितने परसेंट प्लांट्स टॉल होंगे रेड फ्लावर के साथ, तो आपको यही दिख रहा है। तो अगर एक है कितने में से, 4 में से, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, रेशो क्या है, डाइहाइब्रिड्स टेस्ट क्रॉस रेशो 1:1:1:1। ठीक है, सो आंसर होगा इसका ए, 25%। If a female is sterile due to rudimentary ovaries, which syndrome do you expect in her? यदि एक महिला अल्पविकसित अंडाशय के कारण अप्रजाई हो तो आपको इनमें से कौन से सिंड्रोम देखने को मिल सकता है? कौन सा सिंड्रोम हमारे आंसर को एक्सप्लेन करेगा? अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम में कोई मेल फीमेल नहीं होता है ना, ये तो ऑटोसोमल है। तो इसमें या तो मेल हो सकता है या फीमेल अफेक्टेड हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें अफेक्टेड क्या होता है, फीमेल, जिसका जीनोटाइप आप लिखते हो 44+X0, और इसी का कैरेक्टर एनसीईआरटी देती है, यहाँ पर ये फीमेल होगी स्टेराइल ड्यू टू रूडिमेंट्री ओवरीज। अच्छा, इसका भी देख ले, क्लाइनफेल्टर्स में अफेक्टेड होता है मेल, कैरियोटाइप 44+XXY, ये तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के कारण से क्या क्या होता है ये हम जानते हैं, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर गायनेकोमेस्टिया, है ना। तो हमारे केस में तो आपको लगाना होगा टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, टर्नर्स। द स्पोर्स ऑफ फर्न जर्मिनेट टू गिव राइज टू inconspicuous small but multicellular free living मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड बॉडी। ये जो पूरी सेंटेंस दे रखा है एनसीईआरटी की लाइन है। फर्न के बीजाणु अंकुरण के बाद अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय स्वतंत्र जीवी और अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषक, मतलब फोटोसिंथेसिस जो कर सकता है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? हमने पढ़ा है फर्न में प्रोथैलस, और प्रोथैलस लिमिटेड कंडीशंस में ही जर्मिनेट कर सकता है, और ये रीजन बनता है कि प्रोथैलस हर जगह नहीं मिलेगा और टेरिडोफाइट्स हर जगह नहीं मिलेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, कहाँ पर? ठंडी जगह में, नमी वाली जगह में। तो ये प्रोथैलस तो है, और प्रोथैलस क्या है, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं तुमको यहाँ, स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट है। आंसर होगा ए, एन है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is the correct statement? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Plants have different kinds of मेरिस्टेम, पौधों में भिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। सही है क्या? हाँ सही है ना। क्या है मेरिस्टेम में? एक होगा प्राइमरी मेरिस्टेम, एक होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में आ जाते हैं आपके राम श्याम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, और आ जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या आता है? लेटरल मेरिस्टेम, या फिर आप इसे बोल दें कैम्बियम। ठीक है, तो प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। सही है, ये करेक्ट ढूंढना है तो टिक कर दें क्या पहले से ही? अरे आगे भी तो पढ़े। अपाइकल मेरिस्टेम ऑकर्स एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट। शीर्ष मेरिस्टेम मूल और तने के टिप पर होती है। सही बात है ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। बिल्कुल सही है। पादप ऊतक को मुख्यतः 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक और स्थायी, मतलब परमानेंट। ये सभी स्टेटमेंट सही दिख रही है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट, The Western Ghats have a greater amphibian diversity
देन द ईस्टर्न घाट्स। हाँ जी, ये स्टेटमेंट कहाँ लिखा है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में 3 प्रकार की डाइवर्सिटी दी है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जिसमें राउल फिया का एग्जाम्पल दिया है, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी जिसमें आपको ये सेंटेंस दिखाई देगा, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसमें अलग अलग बायोम्स के बारे में बताया है। सो वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। ये स्टेटमेंट सही है। इन आवर बायोस्फीयर immense diversity exists not only at the species level but at all the level of biological organization ranging from सबसे छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल्स टू दी बायोम। बिल्कुल सही बात है। हमारे जैव मंडल में न केवल जाति स्तर पर वरन जैविक संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं की अणु से लेकर जीवोम तक विविधता मिलती है। डाइवर्सिटी ये लाइन है एनसीईआरटी की। स्मॉलर मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम्स तक डाइवर्सिटी है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, पूछा भी नहीं है आपको। आपको सिर्फ यही बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर कोई एक सही है। तो आपको ऐसा ऑप्शन, बोथ दी स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। द साइंटिस्ट which noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement। अब सुनना, किस वैज्ञानिक ने देखा कि गुणसूत्रों का व्यवहार जीन के व्यवहार के जैसा है? ये बताया गया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस given in the year 1902 by Sutton and Boveri। तो ऐसा नाम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ए सटन एंड बोवेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित डेटा के साथ किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको बायोमास दिखाई दे रहा है, वजन दे रहा है ना, ये वजन दे रहा है। तो सबसे नीचे हम क्या बनाते हैं? सबसे नीचे क्या बनाएंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, है ना। ये हो जाएगा आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर का वजन कितना दिया है इन्होंने? 10 ग्राम्स। ठीक। अब इसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर का वजन दे रखा है 60 ग्राम्स। तो 60 ग्राम्स 10 से ज्यादा है तो थोड़ा ब्रॉड बना दे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। इसको आपने थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा मतलब वो ज्यादा बड़ा बनेगा, 10 है तो 60, अब वो ठीक है, बट हमको शेप देखना है। उसके बाद अगर हम देख ले सेकेंडरी कंज्यूमर जो इसको फीड करेंगे तो वो और भी ज्यादा है। तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये 60 हो जाएगा, ये 120 ग्राम्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर शेप कैसा दिख रहा है बायोमास का? इन्वर्टेड, है ना। बिकॉज इरेक्ट या अपराइट क्या होता है? जिसका बेस ब्रॉड हो और अपेक्स नैरो हो, पर इसका बेस नैरो है और अपेक्स ब्रॉड है, तो ये इन्वर्टेड है। आंसर होगा ए, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। पॉपुलेशन ग्रो थ्रू बर्थ and immigration and decline through deaths and immigration। यहाँ बताया है समष्टियां जन्म और आप्रवासन से बढ़ती है तथा मृत्यु और उत्प्रवासन से घटती है। अब ये है क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी का एक छोटा सा मैप, माइंड मैप दे रखा है। पॉपुलेशन डेंसिटी n। अब इसकी तरफ इसको बढ़ाने वाले एक तो होगा बर्थ नेटैलिटी बर्थ रेट, और एक लोगों का पॉपुलेशन में एड अप होना, मतलब इमिग्रेशन। ई मतलब याद रखना, ये इमिग्रेशन, ये आई वाला जो है ना, ये है इनसाइड। याद रखने का तरीका, हट जाता है, पॉपुलेशन को छोड़ के चले जाते हैं, या तो परमानेंट चले गए, डेथ हो गई, मोर्टेलिटी, ठीक है, या फिर
किसी दूसरी जगह पर रहने चले गए तो वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करता है। तो इसका होगा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब ई मतलब याद रखना एग्जिट, ई मतलब होता है एग्जिट, तो कभी नहीं भूलोगे। आई से इनसाइड और ई से एग्जिट। तो यहाँ पर क्या बताया है, पॉपुलेशन ग्रोज थ्रू बर्थ्स एंड इमिग्रेशन एंड डिक्लाइन मतलब कमी होती है डेथ और इमिग्रेशन। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। In nature, population of different species in a habitat do not live in isolation but interact in many ways. अलग नहीं रहती है, बहुत अलग अलग तरीकों से इंटरैक्ट करती है। प्रकृति में भिन्न जातियों की समष्टियां आवास में पृथक नहीं रहती बल्कि कई तरह से पारस्परिक क्रियाएं करती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आइसोलेशन में थोड़ी रहते हैं हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अनलिमिटेड रिसोर्स फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली इसेंशियल फॉर द अनइम्पीडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। अनइम्पीडेड मतलब होता है अबाधित, बिना किसी बाधा के पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्यों? बहुत सारा अनलिमिटेड फूड और स्पेस है। तो सही बात है ना, ये बिल्कुल सही है। एक्सपोनेंशियल हम देखते हैं ना, एक जे शेप्ड मिलता है एक्सपोनेंशियल, और जो रियलिस्टिक होता है लॉजिस्टिक वो होता है सिग्मोइड। ऐसे ऐसे ग्राफ मिलते हैं ना बेटा, इस तरह का होता है, और एक ऐसा है, एक तो पूरा प्रॉपर जे शेप्ड जाएगा आपका, और एक कुछ इस तरीके से जाता है। तो ये आपका होता है एक्सपोनेंशियल और ये आपका होता है लॉजिस्टिक जो एक्चुअल है ना। तो ये कब मिल रहा है, ये बता रहे हैं जब आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट फर्स्ट। नेटैलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अरे नहीं, कैसे? नेटैलिटी तो बर्थ है, फ्लो में सही मत कर देना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है बट स्टेटमेंट सेकंड गलत है। फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट, animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra or foreign gene are known as transgenic animals. ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाह्य जीन व्यवस्थित होता है, अपना लक्षण व्यक्त करते हैं, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। मतलब ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड बोला जाता है। क्या सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. हाँ, कैसे पता आपको? कैसे पता कि ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में गया है? सिम्टम दिखाती है बॉडी। ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिसीज सिम्टम। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is the correct match regarding biodiversity of Amazon rainforest? आपको दे रखी है ये डेटा है ना, ये डेटा याद रखना है आपको। बायोडाइवर्सिटी में दिया गया है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कितनी डाइवर्सिटी मिल रही है। सो प्लांट्स में 40,000 सही है, फिशेस 3,000, एम्फीबियंस 427, और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स का भी आप देखेंगे तो 427 है। बर्ड्स का भी दे रखा है, बर्ड्स दिया है 1300, और रेप्टाइल्स दिया है 378। इनवर्टिब्रेट्स दे रखा है मोर देन 1,25,000 स्पीशीज। तो ये सब याद रखना है, ये सारी कंडीशंस जो बताई है ये सही है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, ये भी डेटा आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? सेक्रेड ग्रूव्स इन सीटू कंजर्वेशन, पवित्र उपवन
सवधाएं, संरक्षण। सही है क्या? सही बात है। सेक्रेड ग्रूव में क्या क्या है? सेक्रेड ग्रूव्स की बात करें अगर हम, सेक्रेड ग्रूव में अलग अलग एग्जांपल्स दिए, वो आपको एज इट इज याद रखना है। खासी जानतिया हिल्स कहाँ पर है, मेघालय में ऐसा क्या है, अरावलीज कहाँ पर है, ये सारे आपको एज पर दी प्लेस याद रखना है। अब इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट, जहां पर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है वहीं पर सुरक्षित करना। इन सीटू कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व्स भी आते हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं, और क्या आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से एक दे रखा है सैक्रेड ग्रूव। सैक्रेड ग्रूव बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्थ सबमिट, देखें ये सही है क्या? टोक्यो में नहीं हुआ भैया, हुआ तो 1992 में, पर टोक्यो नहीं था। ये कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वर्ल्ड समिट ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये हुआ था साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग। सीड बैंक इन सीटू है नहीं, सीड बैंक एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन के और एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? बॉटनिकल गार्डन्स, उसके अलावा जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सफारी। याद रखना, वाइल्ड लाइफ सफारीज को हम अक्सर इन सीटू कंजर्वेशन बोल देते हैं, जबकि ये एक सीटू है। इनके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन जैसे सीड बैंक्स, पोलन बैंक्स, तो ये तो एक सीटू ही हो गया ना, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है? आपका आंसर होगा ए, सेक्रेड ग्रूव्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, असर्शन रीजन। आपको असर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जनरली लीफ आर द मोस्ट important vegetative organ for photosynthesis, but stem also work as photosynthetic organ। हाँ जी, हम जब बात करते हैं फाइलोक्लेड की, तो कैक्टस या ओपनशिया एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसमें स्टेम मॉडिफाई हो जाती है। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? बिकॉज इनके अंदर लीव्स जो है वो रिड्यूस हो गई है स्पाइंस में। दैट मीन्स लीव कैन नॉट परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस, तो इसीलिए फाइलोकेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, असर्शन आपका एकदम सही है। सामान्यतः पत्ती सबसे महत्वपूर्ण अंग है, बिल्कुल सही बात है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन तना भी प्रकाश संश्लेषण करने वाला अंग है। ये दोनों स्टेटमेंट मतलब जो असर्शन है ये सही है। रीजन, इन ओपनशिया स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। नागफनी में तना चपटे आकार की संरचना में बदल जाता है, ये क्लोरोफिल रखता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। सही है, और असर्शन को ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि असर्शन आपका एक जनरल एस्पेक्ट पे बताया गया है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल बताया है ओपनशिया का। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच? देखो, वेसल्स लिविंग है क्या? नहीं, लिविंग नहीं है। ट्रैकिड्स नॉन लिविंग है, बिल्कुल सही बात है। स्क्लेरिड्स कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, स्क्लेरिड फ्लोएम का एक अवयव है। नहीं नहीं नहीं, कहाँ से? स्क्लेरिड्स फ्लोएम का कंपोनेंट कहाँ से हो जाएगा भैया? स्क्लेरिड स्क्लेरेनकाइमा का कंपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेनियन सेल्स, स्पेशल स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है क्या? नहीं, कंपेनियन सेल्स लिविंग है, ये भी गलत है। तो इनमें से कौन सा सही है? ट्रैकिड्स जो नॉन लिविंग है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। इन द गिवन फिगर, यहाँ पर आपको ये फिगर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताता है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी किसकी? इन वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स दो दिए हैं आपको, तीन दिए हैं ऐसे पाई चार्ट्स, है ना, एनसीईआरटी ने। तो ये बता रहा है आपको वर्टिब्रेट्स के बारे में। अब हम इसे लेबल कर लेते हैं। ये बड़ा सा जो है ये है फिश, यहाँ पर है बर्ड्स, याद रखना है ये, दिस इज रेप्टाइल्स। एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, एफ बी राम,
फिशेस, ये ज्यादा से कम की तरफ है ना, सबसे ज्यादा फिश, उसके बाद देख सकते हो आप बर्ड्स, फिर उससे कम रेप्टाइल्स, और उससे कम एम्फीबियंस, और फिर सबसे कम मैमल्स। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये इसी ऑर्डर में, तो ये याद कर सकते हो आप, एफ बी राम। ठीक, आगे बढ़ जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट। हाँ, अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल एलाइसा, बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस 3 तरीके से जो अर्ली डायग्नोसिस कराता है वो है एलाइसा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से, और पीसीआर, ये अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। कन्वेंशनल पारंपरिक तरीके जो होते हैं, यूरिन एनालिसिस ऑफ डायग्नोसिस, बिल्कुल सही बात है। अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल, सीरम एनालिसिस नहीं, ये तो पारंपरिक तरीका है। लाइसा एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शन है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट चुनना है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल सीरम एनालिसिस। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 120, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू। देखो, ये क्वेश्चन आपको एंजाइम सेक्शन में से आया है। एंजाइम्स में हम पढ़ते हैं कि जो फंक्शनल एंजाइम है, फंक्शनल एंजाइम, उसे बोला जाता है हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम, हॉलो मतलब खोखला मत समझना इसको, हाँ, वो हॉलो नहीं है ये। हॉलो एंजाइम मतलब फंक्शनल कंप्लीट एंजाइम। तो जब आप कंप्लीट एंजाइम की बात करते हैं तो हॉलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम, जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट प्लस कोफैक्टर। अब यहाँ पर ये जो कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। कैसे अलग अलग हो सकते हैं? अगर हम बात करें, ये कोफैक्टर या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या फिर कोएंजाइम हो सकते हैं, या फिर आयंस, मेटल आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में से क्या सही दिख रहा है? होलो एंजाइम इक्वल्स टू, देखो यहाँ 4 में से सभी एपो एपो दिया है, बस यही हमको एक सही दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ओनली 1 इज करेक्ट। और कौन सा करेक्ट है वो हमारा? होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक, जो हमने देख लिया जहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, which one of the following carbohydrates does not give glucose as a product after digestion through enzymes? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो एंजाइम के माध्यम से पाचन के बाद एक उत्पाद के रूप में ग्लूकोज नहीं देता? कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज नहीं देगा जो खुद अपने आप में सिंपलेस्ट है? तो अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज 2 ग्लूकोज यूनिट देता है। डाइसेकेराइड, लैक्टोज क्या देगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये भी डाइसेकेराइड है। सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बट अगर हम गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड है, तो कोई भी मोनोसेक्राइड फर्दर डिग्रेड या टूट नहीं सकती। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका गैलेक्टोज, जो कि ग्लूकोज नहीं देगा। बाकी सारे ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहे हैं डाइसेक्राइड्स है, जो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन मीजोजोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? प्रोकैरियोट्स के मीजोजोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के बीच क्या समानता है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। हाँ, जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से इनफोल्डिंग्स बनाती है, मीजोजोम्स। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अंदर से इनफोल्डिंग्स बनाती है। तो इसका मतलब ये दोनों ही सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना। हेल्प इन रेस्पिरेशन, श्वसन में सहायक करना, बिल्कुल सही है, दोनों के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलते हैं आपको। होमोलॉगस स्ट्रक्चर, देखो होमोलॉगस क्या होता है? जिसमें स्ट्रक्चर सेम है
फंक्शन डिफर करता है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन। इसका मतलब होमोलॉगस नहीं होगा। एनालॉगस बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर डिफर करता है बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए बी एंड डी, ए बी डी के हिसाब से आंसर होना चाहिए हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिविजन इज कॉल्ड इंटरफेज। दो समसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था इंटरफेज कहलाती है। हाँ, हमने जब डिस्कस किया है सेल डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस, हम बात करते हैं जब साइकिल बनाते हैं ना, तो उसमें ये छोटा सा फेज एम फेज है, बाकी ये क्या है? इंटरफेज। अब देखो, यहां से ये पूरा क्लॉकवाइज चलती है, तो यहां से रेस्टिंग फेज आया, फिर सेल ने डिवाइड किया, डिवीजन खत्म हुआ, फिर से इंटरफेज आया, अगला डिवीजन चालू हुआ। मतलब दो डिवीजन के बीच की स्टेज कौन सी है? दो डिवीजन के बीच की स्टेज है इंटरफेस। सही बात है, तो पहला सही है, आपको ढूंढना है इनकरेक्ट, है ना। मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के ठीक बाद। अर्धसूत्री विभाजन 2 साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, कोई पॉज नहीं है इसमें, एग्जैक्टली बाद में स्टार्ट होता है। तो मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ये सही है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज सेकेंड के अंत तक पुनः प्रदर्शित होती है। मतलब प्रोफेज एंड के बाद तक भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी क्या? गलत स्टेटमेंट है ये, डिसअपियर हो जाती है। डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है। डिप्लोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के विघटन द्वारा पहचानी जाती है, डिसोल्यूशन हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक गलत स्टेटमेंट है, वो है सी। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिंपल प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लेमिला इज सेल प्लेट। मध्य पट्टिका एक साधारण पूर्वगामी रचना के प्रारंभ होता है जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं। मतलब हमने पढ़ा है, जब हम सेल प्लेट के बारे में बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर स्परो फॉर्मेशन होगा और प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो प्लांट सेल के अंदर सबसे पहला होता क्या है? इनिशियली गोल्गी बॉडीज या गोल्गी वेसिकल्स, ये बनाएंगे एक स्ट्रक्चर जिसको बोला हमने फ्रेगमोब्लास्ट बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला सेल प्लेट, और ये सेल प्लेट आगे चल के बनाता है मिडिल लेमिला। इसका मतलब जो सेल प्लेट है ये प्रिकर्सर है मिडिल लेमिला का। अगर सेल प्लेट का प्रिकर्सर भी आ जाए तो वो फ्रेगमोप्लास्ट है। बट एनसीईआरटी डायरेक्टली क्या देती है? सेल प्लेट के बारे में। ठीक, ये सेल प्लेट बनती कैसे है देखना बेटा, बीच में से बाहर की तरफ जाएगी, बीच में से बाहर की तरफ। मतलब कैसे जाती है? सेंट्रीफ्यूगली जाती है, अंदर नहीं आती। ठीक, तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट सही है। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cells. सही लग रहा है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया व लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल। सी, in an animal cell cytokinesis is achieved by the appearance of a furrow। अभी मैंने आपसे बात करी, प्राणी कोशिका का कोशिका द्रव्यक विभाजन जीव द्रव्यकला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। फरो फॉर्मेशन खांच बनने से संभव होता है। सही बात है, तो सभी सही है, लगा दें हम ऑल ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट। अब ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी ने बताया है सेल डिवीजन में अगर पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, ये कैरेक्टराइजेशन है, पोल्स की तरफ पहुंचना मतलब ये होगी क्या? एनाफेज।
अब एनाफेज में होता क्या है देख लें यहाँ पर। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द गिवन फिगर? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे क्या भैया? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं जाइगोटीन में, तो ये गलत है। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज। इक्वेटर पे अलाइन हो गए मेटाफेज के अलोंग। क्या दिख रहा है ये इक्वेटर पे? इक्वेटर इधर होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर्स विभाजित हो जाते हैं और क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट दिख रहा है आपको। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है क्योंकि एक पहले जो क्रोमोसोम था वो कुछ ऐसा था, अब जब इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है तो इसके पास सिर्फ एक क्रोमेटिड बचे रह गए जो मूव कर रहे हैं सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ, और जो आर्म्स है वो ट्रेलिंग बिहाइंड। तो यही स्टेटमेंट हमें सही दिख रहा है, सी वाला आंसर होगा सी। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? माइटोसिस का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? क्रोमोसोम मूवमेंट, गुणसूत्र चलन। गुणसूत्र चलन ये तो है फीचर, माइटोसिस में होगा, आपको ढूंढना है कौन सा नहीं है। साइनेप्सिस, गुणसूत्र संयुग्मक, ये है फीचर मियोसिस फर्स्ट में भी किसका? जाइगोटीन का। ठीक है, तो तीसरा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, तर्कु तंतु, ये तो बनते ही हैं। केंद्रिका का दिखाई न देना, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। हाँ, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, तो ये सारे फीचर्स तो आपको माइटोसिस में मिलेंगे, पर साइनेप्सिस नहीं मिलेगा क्योंकि ये किसका फीचर है? दिस इज द फीचर ऑफ मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ग्रुप? हम जानते हैं, हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रखे हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ की लाइट में मिलता है? तो ये आपको याद रखना है, नीले और लाल रंग में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट बढ़ जाए, इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी सेल्स आर हैप्लॉइड? नीचे दिए गए विभिन्न उदाहरणों में से कितनी कोशिकाएं हैप्लॉइड है, मतलब जिनमें सिर्फ आपको मिलेगा n। तो अब यहाँ पर लिखते चले, मेगास्पोर की बात करें तो ये n है, माइक्रोस्पोर n है, एमएमसी मदर सेल 2n है, जाइगोट 2n है, एंडोस्पर्म एंजियो में 3n है, पोलन ग्रेन n है, जनरेटिव सेल n है, हैप्लॉइड वेजिटेटिव n है, न्यू सेलस 2n है, फंक्शनल मेगास्पोर n, सिनर्जिड n, पोलन मदर सेल 2n। तो जहां n वाले कितने दिख रहे हैं तुमको? 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर होगा 7। देखो, इस चैप्टर में जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो अक्सर प्लॉइडी लेवल के क्वेश्चन जरूर कराती हूँ, बिकॉज प्लॉइडी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को पता ही नहीं होता है, अभी आपने सॉल्व किया होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें प्लॉइडी ही नहीं पता होगी, और ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों का सही जाएगा जिन्होंने बहुत ध्यान से एट द टाइम ऑफ रेगुलर क्लासेस पढ़ाई करी है। ठीक है, आगे चले। पेरिस्पर्म इज, देखो सीड अलग अलग प्रकार का, अगर हम सीड के टाइप्स देखते हैं तो सीड होते हैं, एक एंडोस्पर्मस जिसमें एंडोस्पर्म रहता है, एक नॉन एंडोस्पर्मस जिनमें एंडोस्पर्म नहीं रहता। नहीं रहता कहाँ हो, जादू हो जाता है? नहीं, कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या कर लेता है? एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूम दी एंडोस्पर्म। क्यों? उसको पता है कि मुझे आगे चल के मिलने वाले हैं कोटिलेडन्स, तो इसका मतलब इसमें मेनली क्या आते हैं? डाइकॉट्स, और एक मोनोकॉट आ जाता है ऑर्किड जो है नॉन एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्मस की बात करें तो एंडोस्पर्मस में क्या रहता है? एम्ब्रियो डज नॉट कंज्यूम एंडोस्पर्म completely,
ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे आगे चल के खाना नहीं मिलने वाला है। मतलब इसमें कौन आते हैं एग्जाम्पल्स, सीरियल्स, मोनोकॉट्स इसमें सभी आ जाएंगे। और एक डाइकॉट कौन सा आएगा इसमें, कैस्टर, कैस्टर में एंडोस्पर्म मिलेगा। ऐसे ही एक कैटेगरी होती है पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक का मतलब क्या होता है, जिनके पास रिमेनेंट न्यूक्लियस है, और इसमें आता है बीट, और एनसीईआरटी बताती है ब्लैक पेपर। तो इसमें आपके सीड्स के मेजॉरिटी क्वेश्चन सही बैठ सकते हैं अगर आपको ये चीजें पता है, एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस, पेरिस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो इसमें होगा क्या, रिमेनेंट ऑफ न्यू सेलस इन मैच्योर सीड्स, ये बिल्कुल सही है। स्पोरोफिटिक है, बिल्कुल सही। स्पोरोफिटिक मतलब जो आपका डिप्लॉइड फेज इसमें बन रहा है, डिप्लॉइड टिश्यू है, 2n है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल की हम बात करें तो केल्विन साइकिल एनसीईआरटी ने बहुत सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे से समझाई है। 3 स्टेजेस होती हैं, CO2 को पकड़ना, ट्रैप करना, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा जब रिड्यूस होके शुगर में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन, तीसरा जो सबस्ट्रेट CO2 को पकड़ता है, ट्रैप करता है, जैसे RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसका फिर से बनाना, फिर से फॉर्मेशन। क्यों, अगर नहीं बनेगा तो केल्विन साइकिल नहीं काम करने वाली। तो यहाँ कार्बोक्सिलेशन, ये तो सभी ने सही करा होगा यार, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, आंसर होगा ए। हाउ मच DNA बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स इज सेम। अच्छा, ये तो मान के चलो आप एक डेटाबेस याद रखने वाला पॉइंट है। हम जब DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाते हैं तो DNA की बात करें तो 99.9% जो DNA है वो सभी में सेम है, दैट इज बल्क DNA, और 0.1% जो डिफर करता है, दैट इज सैटेलाइट DNA। अब ये जो सैटेलाइट DNA है इसका यूज हम करते हैं किसमें, DNA फिंगरप्रिंटिंग में, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितना परसेंट सेम है DNA हम सभी के अंदर, मानवों में कितने DNA क्षार अनुक्रम समान होते हैं, 99.9%। ठीक है, नेक्स्ट, occurrence of two different kind of leaves at two different stages of life। अब सुनो यार, एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया हुआ है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसी में एक टॉपिक दिया है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है टू ओवरकम एडवर्स कंडीशन डिफरेंट शेप्स बाय लीफ अलग अलग प्रकार लेती है, और ये लीफ के प्रकार अलग अलग है, ये बोला जाता है हेटेरोफिली। अब एक पॉइंट और मैं बता दूं यहाँ पर, अगर ये हेटेरोफिली लाइफ स्टेजेस के बेसिस पे है तो इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं 2 फेजेस होती है बेटा, जुवेनाइल और एडल्ट। अगर इनमें पत्ती का शेप अलग अलग है, एग्जाम्पल LCC, ये कोई सर्किट नहीं है, यहाँ पर लार्कस्पर, कॉटन, कोरिएंडर। ठीक, हाँ, और अगर हम बात करें ऐसी हेटेरोफिली जो जुवेनाइल फेज या एडल्ट फेज के बेसिस पे नहीं है, ये है एनवायरनमेंट के बेसिस पे, एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस में अगर है तो ये आपको एग्जाम्पल मिलेगा बटरकप में। बटरकप मतलब पानी में प्लांट
ये इसकी पत्तियां जो पानी की सरफेस से ऊपर है वो ब्रॉड है, पर जो वाटर सरफेस के नीचे है वो पत्तियां नैरो है। रीजन क्या है? पानी का रेजिस्टेंस बहुत होता है, तो अगर पत्तियां चौड़ी होंगी तो जल्दी टूट जाएंगी, फट जाएंगी। तो नीचे वाटर सरफेस के नीचे जो भी प्लांट्स है उनकी जो पार्ट है उसका वो नैरो हो जाएगा लीफ का। तो ये मिलता है आपको बटरकप में। तो ये चीज याद रखना है आपको पीजीआर में, प्लास्टिसिटी, और इसी में दिया है हेट्रोफिली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज रॉन्ग? आपको गलत बताना है, नहीं आपको तो सही बताना है, पर यहाँ पर इनमें से कौन सा सेट रॉन्ग है ये बताना है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला है, जी हाँ। मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला, बिल्कुल सही है। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ अपन पढ़ते हैं? लिंक रिएक्शन में, रिकॉल करते चलो। मैलिक हम कहाँ पढ़ते हैं? C4 में और साथ में क्रेब्स साइकिल में। ये हम पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल में। फ्यूमेरिक एसिड हम पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो अल्फा कीटो 5 कार्बन वाला, फ्यूमेरिक 4 कार्बन वाला, ये सब सही है। तो क्यों पूछा मैम हमसे? इसीलिए पूछा कि हम ये पता करना चाहते हैं कि क्या आप सभी के कार्बन नंबर जानते हैं। तो ये सभी सही है, तो कोई सेट रॉन्ग है क्या? नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, सारे सही। नेक्स्ट, इन द सेल एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस? एक कोशिका में वायुविक श्वसन में विभिन्न प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? ग्लाइकोलिसिस सभी में पहले, हाँ हमने भी पहले ही दिया है। उसके बाद तो होता है लिंक रिएक्शन, पर जहां लिंक ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो गया? लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम एनसीईआरटी देती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है। कौन ले जा रहा है हाइड्रोजन? NaDH2। ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, ये दोनों ही ऑक्सीडेटिव है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेटिव है, CO2 निकलता है इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन है। तो ये सही स्टेटमेंट है। लिंक रिएक्शन के बाद होता है क्रेब्स साइकिल, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है क्या? नहीं, क्रेब्स साइकिल और TCA एक ही बात है, तो ये तो गलत हो गया। हमारा आंसर होगा ए, क्रेब्स साइकिल के बाद होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर चेन। ठीक, नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सीड्स दे रखे हैं आपको, है ना? और ये सीड्स सभी एंडोस्पर्मिक सीड्स है। ये सारे सीड्स कैसे हैं? एंडोस्पर्मिक, मतलब इसके अंदर भी एंडोस्पर्म है। एनसीईआरटी लेबल करती है। ये किसका सीड है बेटा? अनियन। ये है मेज। सारे सीरियल्स हम देखते हैं एंडोस्पर्मिक होता है। उसके बाद ये हो गया आपका कैस्टर। कैस्टर भी एंडोस्पर्मिक सीड बताता है। मतलब इनमें से कितने सीड्स एंडोस्पर्मिक है? नीचे दिए गए चित्र में भ्रूणपोषी बीज का चयन करें। सभी है, तो आंसर होगा डी, सभी। इन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट आफ्टर ब्लेंडिंग, if radioactivity was detected in bacterial cell, then there is no radioactivity was detected in supernatant. तो क्या होगा? हर्शी एंड चेज के प्रयोग में अनावरण के बाद अगर विवरण सक्रिय जीवाणु कोशिका में पाई जाती है और सुपरनेटेंट में विकिरण सक्रियता नहीं पाई जाती है, तब क्या सत्य है? मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूज कहाँ होते हैं? सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ DNA एज जेनेटिक मटीरियल, इसने बताया हर्शी एंड चेज इन द ईयर 1952। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है 3 स्टेप्स हैं। एक तो इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग। क्वेश्चन आता है ब्लेंडिंग क्यों करते हैं? ब्लेंडिंग इसलिए की जाती है ताकि जो प्रोटीन कोट चिपका हुआ है बैक्टीरिया से वो निकल सके। तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। अब एक चीज याद रखना कि हमारा जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है P32 किसमें होता है? वो DNA का पार्ट बनाएगा। अगर हमने S35 यूज करा है
तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा प्रोटीन कोट। और हम जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया गया है कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर डीएनए है, और इसमें बताया भी गया है कि बैक्टीरियल सेल्स में जो एंटर हुआ वो क्या था, वो था डीएनए। और इसका मतलब जिस कंडीशन में बैक्टीरियल सेल्स तो हैवी होंगी ही, तो मतलब अगर एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने और इस टेस्ट ट्यूब में नीचे हर बार क्या होगा, बैक्टीरियल सेल्स, और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा ये वाला जो है ना, ये होगा सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट इसमें होगा प्रोटीन, सुपरनेटेंट में होगा प्रोटीन, है ना। तो अब बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी कब दिखेगी, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी कब दिखेगी, अगर आपने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया, क्योंकि फास्फोरस ही किसमें एंटर होता है, डीएनए, और डीएनए जाता है सेल के अंदर। तो यहाँ कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 वॉज प्रेजेंट इन द वायरस, रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं। अगर रेडियो एक्टिव सल्फर रहता तो ये तो प्रोटीन बनाता, ये गलत होगा, ये भी गलत है, सल्फर का दिया है। 2 ऑफ द अबव नहीं, एक ही सही दिख रहा है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाज प्रेजेंट इन द वायरस। क्वेश्चन नंबर 137, इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी प्लांट्स इन विच परसिस्टेंट कैलिक्स इज प्रेजेंट। देखो परसिस्टेंट कैलिक्स की अगर हम बात करें तो ये फीचर है आपको सोलेनेसी फैमिली का। तो सोलेनेसी के मेंबर्स हम देख ले कौन कौन है, टोमेटो मिल गया, बिल्कुल, ब्रिंजल मिल गया, नहीं 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 नहीं, पेट्यूनिया है, बाकी ये सब तो कहाँ है, फेबेसी के, इधर आ गए लिलिएसी के। तो आपको 3 मेंबर्स दिख रहे हैं जिसमें परसिस्टेंट कैलिक्स मिलेगा। तो ये वही बच्चा फटाफट से सॉल्व कर सकता है जिन्हें हमने जो ट्रिक बताई है क्लास में, फैमिलीज याद करने की, फ्लोरल फॉर्मूला विथ देयर एग्जाम्पल्स याद करने की ट्रिक, वो फटाफट कर जाएगा इसे, है ना। तो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का फीचर नहीं है। देखो प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड क्या है, डीएस, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्क्यूलर है, ऑटोनॉमसली या सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफरेबल है, और ट्रांसफर होने के बाद हम हमारे एलियन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इनकी मदद से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। सो ट्रांसफरेबल है, बिल्कुल सही है, स्थानांतरण करने योग्य, सिंगल स्टैंडर्ड, एकल स्टैंडर्ड है, नहीं यार अभी पढ़ा ना, डीएस डबल स्टैंडर्ड, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, स्वतंत्र प्रतिकृतियन, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन है क्या इसका, हाँ इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहा है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा फीचर प्लाज्मिड का नहीं है, आपका आंसर होगा सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। नेक्स्ट, टेलर एंड कलीग्स इन 1958 एक्सपेरिमेंट्स, हाँ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोला किसने था, वॉटसन एंड क्रिक, पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, ई कोलाई में मिचेल्सन एंड स्टाल और विसिया फाबा में टेलर एंड कलीग्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जो साइंटिस्ट बेस्ड हैं और वन वर्ड है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर पाइसम सटाइवम की तो बात मेंडल साहब ने करी थी, विसिया फाबा आ गया आपका टेलर एंड कलीग्स का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। नेक्स्ट, आरएनए एंड प्रोटीन, देखो इनको अगर आपको सेल से निकालना है, इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को निकालना है, तो इनको तोड़ने वाले एंजाइम्स हम डाल देंगे। अब तोड़ने वाले एंजाइम आरएनएज होंगे और प्रोटीनेज होंगे। यहाँ पर पहला तो गलत है, ये फंजाई के लिए, प्रोटीन के लिए ये गलत है। लाइजोजाइम बैक्टीरिया के लिए होता है, राइबोन्यूक्लियस सही है, प्रोटीएज सही, बिल्कुल सही है। डी भी पढ़ ले, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए के लिए बढ़ाता है, आरएनए फॉर्मेशन कराता है, पॉलीमरेज में सोच लेना ये बढ़ाएगा, ये निकालेगा नहीं, डिग्रेड नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, राइबोन्यूक्लियेज और प्रोटीएज, ठीक है।
नेक्स्ट असर्शन रीजन, सबसे पहला असर्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है। टेरिडोफाइट का फैलाव सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित है। बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका जो प्रोथैलस है वो बड़ा चूजी काइंड ऑफ है, मतलब हर किसी कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता है। देखें रीजन क्या बोल रहा है। इन टेरिडोफाइट्स वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, सही बात है। गेमिटोफाइट रिक्वायर्ड, गेमिटोफाइट मतलब ये वही है ना, प्रोथैलस रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। टेरिडोफाइट्स में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है और गेमिटोफाइट्स को उगने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारे असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसमें होगा डी। नेक्स्ट, बिसाइड्स फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन टुडे? बताया गया है 230 से भी ज्यादा बैक्टीरियाज में से आइसोलेट करे हैं, मोर देन 900, है ना। तो ये याद रखें, ये है बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स और ये है एंजाइम्स। तो ज्यादा खुश होके 230 मत लगा देना, इसका आंसर होगा 900 से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स की बातें कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जब हम बात करते हैं दिस वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी म्यूलर्स, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम हमारे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसमें पहले डीएनए को सेपरेट करना पड़ता है, मतलब अनवाइंड करना पड़ता है टेम्परेचर की मदद से, और उसे बोला जाता है डीनेचुरेशन। पहली स्टेप डीनेचुरेशन आपके दो ऑप्शन में से होगा कुछ। जब आपने डीनेचर्ड कर दिया उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगाने वाली स्टेप अनीलिंग, और फिर उसके बाद आप पॉलीमराइजेशन कराते हो एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, ऊपर वाला मत कर देना। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल गिवन बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरित सिद्धांत दिया गया था, किसने दिया था? ग्रिफिथ ने, इन द ईयर 1928, ठीक है, 1928 में दिया था। 1926 में इच्छा जाहिर हुई, क्वेस्ट फॉर द रिसर्च, और 28 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो चूहे वाला जो था ना, स्ट्रेन ऑफ निमोनिया कराने वाला बैक्टीरिया और चूहा, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज, न्यूक्लियोसोम्स हमने पढ़ा है 2.2 मीटर का इतना बड़ा डीएनए, आपका न्यूक्लियस पता है कितना है? न्यूक्लियस है 10⁻⁻6 मीटर। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में किस तरीके से रहता है? तो हाईली कॉइल्ड रहता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल। और न्यूक्लियोसोम मॉडल में बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे मोती मोती माला माला ऐसा दिखाई देता है। तो आंसर होगा बीड्स ऑन स्ट्रिंग, डोरी पर बीड्स की तरह, ठीक है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड्स। देखो अक्सर याद रखना जो पहले आता है वो थोड़ा सा गलतियों से भरा होता है। हमारे एनसीईआरटी बताती है कि एचएनआरएनए जो बनता है, स्प्लिट जीन मैकेनिज्म, ये बताता है द एंशिएंट फीचर ऑफ द आरएनए एज द जीनोम। सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल आया, आरएनए वर्ल्ड बताता है सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। तो आंसर होगा आरएनए। नेक्स्ट, assertion, the final stage of meiotic prophase first is diplotin। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था डिप्लोटीन है? नहीं, डाइकाइनेसिस है लास्ट स्टेज। तो ये गलत हो गया ना। डिप्लोटीन इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइज़मेटा। रीजन बता रहे हैं, तर्क बता रहे हैं, चाइज़मेटा की उपन्नति भवन होना डिप्लोटीन की पहचान है? नहीं होता ऐसा। टर्मिनलाइजेशन तो डाइकाइनेसिस में होता है और चाइज़मेटा फॉर्मेशन होता है डिप्लोटीन में, टर्मिनलाइजेशन नहीं होता डिप्लोटीन। ये स्टेटमेंट भी गलत है।
फिर दोनों ही गलत है, तो आपका आंसर होगा बोथ असर्शन रीजन फॉल्स, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 148, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। हम देख लें यहां पर, देखो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, प्लांट में डिवीजन, एनिमल्स में फाइलम, किंगडम। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, स्टूडेंट्स ने ग्रुप में फोक डांस किया, क्या किया, फोक डांस किया, तब आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो यहां पर याद रखें, बोल क्या रहा है ये, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, मतलब पहला कथन है वंश में संबंधित फैमिली का एक समूह आया जाता है, ठीक है, समूह मिलता है। तो अब जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज नहीं, फैमिली कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। सोचो ना, सारी जीनस मिलके फैमिली बनाती है, सारी स्पीशीज मिलके जीनस में आती है, तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है। तो असर्शन मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2, ऑर्डर कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ऑर्डर कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास नहीं, ऑर्डर कंप्राइजेस का मतलब है कि ऑर्डर के अंदर क्या क्या है, तो ऑर्डर के अंदर तो रिलेटेड फैमिलीज है ना भैया, क्लास के अंदर रिलेटेड ऑर्डर है, मतलब अगर ऐसा होता क्लास कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स तो वो सही होता, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, आपका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल और एनिमल्स एंड प्लांट्स। कथन 1, फंजाई विश्वव्यापी है, हर जगह मिलता है, हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु व पौधों पे पाए जाते हैं। सही है स्टेट, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, विद द एक्सेप्शन ऑफ म्यूकर विच आर यूनिसेल्यूलर, फंजाई आर फिलामेंटस। कैसा बोल दिया ये आपने, म्यूकर कहाँ से है यूनिसेल्यूलर, ये मल्टी सेल्यूलर है भैया, यूनिसेल्यूलर फंजाई है यीस्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारी, फंजाई तंतुमयी है लेकिन म्यूकर जो एक कोशिकीय है, गलत है ना, ये एक कोशिकीय नहीं बहुकोशिकीय है म्यूकर, ठीक है। तो मतलब हमारा स्टेटमेंट पहला वाला सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर होगा बी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट, grasslands and deserts are some examples of the terrestrial ecosystem. जंगल, घास के मैदान तथा मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण है। सही बात है, सही तो है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिए हैं। अगर स्टेटमेंट 2 पढ़े, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियां जलीय परितंत्र का उदाहरण है। सही बात है, ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ FLT 1 बॉटनी। थैंक यू सो मच।